हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने हमारी फर्स्ट क्लास थी और कल हमने फर्स्ट क्लास में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कशन की थी। कल हमने 4 तरह के रियल नंबर्स पढ़े थे: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। आज हम 5वें तरह के रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स होते क्या है भाई? रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स क्या होते थे, देखो आपको फिर से एक बार बताता हूं। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स क्या होते थे? रैशनल नंबर्स होते थे जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन थी कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो इररेशनल नंबर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। इररेशनल नंबर्स को कभी भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कि इररेशनल नंबर्स को नेवर बी इन p/q फॉर्म। ठीक है, p/q की फॉर्म में वो हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये हुआ हमारा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इररेशनल नंबर्स होते कैसे हैं और किस तरह के होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स जैसे कि √2, √3। इसके बाद आप पाई भी ले सकते हैं। आपने पाई की वैल्यू हमेशा पढ़ी होगी 3.14 या 22/7। दोनों ही वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, वो सिर्फ हमने उसके आसपास की वैल्यू को मान लिया है कि हाँ ये पाई की वैल्यू होती है, जो कि उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी तक वो टर्मिनेट नहीं हुई है। टर्मिनेट मतलब कि उसको नापा नहीं गया कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी होती है इरेशनल। इसके बाद हम अगर डेसिमल प्लेस की बात करें जैसे कि 0.10, 110, 111, 4 बार 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, वापस आ गया तो इसके बाद चलता रहेगा। ठीक है, ये सारे आपके इररेशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स आपको बता दिए। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर आते हैं। 1.2 में आपका एक ही क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर देखो, एक और बात मैंने आपको बताई कि इररेशनल नंबर्स भी एक रियल नंबर्स का पार्ट है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर ये इररेशनल नंबर्स रियल नंबर का पार्ट है तो इसको हम, मैंने आपको कल क्लास में क्या बताया था कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये रियल नंबर्स हैं, इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे पहले इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं, या आप वीडियो को बाद में पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर और नंबर लाइंस। Representation of irrational numbers on number line कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही हम देखेंगे। अब जैसे कि इररेशनल नंबर हमने माना था, हमने देखा था √2 इररेशनल नंबर है, √3 इररेशनल नंबर है। अब देखो 1.15, 1.11 वो जो वाला मैंने नंबर बताया था वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहेगा जो अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं इनको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हम सीखते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपने ये देखा होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है, और ये है आपकी हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस। अगर मान लीजिए हम बेस की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी सेम ले लेते हैं, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ये आपकी आ गई नंबर लाइन, ओके, नंबर लाइन आ गई आपकी। ये आपका आ गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ओके। अब देखिए अंडर रूट 2 को करना है ना, 1 तो ये आ गया, जितना 1 लंबा है उतना ही ऊपर को इसका परपेंडिकुलर खींच देंगे। इसको हम नाम दे देंगे बेस, इसको नाम दे देंगे परपेंडिकुलर। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1। यहाँ से 0 से ज्वाइन कर देंगे बी के टॉप को, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, जो कि अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से बताया, अगर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू 1 1 हो तो हाइपोटेनियस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कंपास लेंगे आप अपना, और 0 के ऊपर उसका पॉइंट रखेंगे और पेंसिल रखेंगे आप ये वाले पॉइंट पे, यहां से आर्क लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जहां पे ये नंबर लाइन को कट करेगी वही ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो आपने देखा नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट 2 को, आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से ये हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेंगे, एक का 1, जितना ये लंबा है उतना ही लंबा लेंगे, और जहां पे ये खत्म होता है वहां से ये 0 से मिला देंगे। अब फिर से वही करेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। फिर से वही करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे, आर्क लगाएंगे, और जो वैल्यू आएगी जहां पे ये नंबर लाइन को मीट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3। ऐसे ही आप अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 1 1 1 1 करके जोड़ते जाएंगे, परपेंडिकुलर इसके साथ जोड़ते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसके आगे एक और लाइन खींच देंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 4, और ये आपका मीटअप करेगा 2 पे सीधा। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे मीटअप करेगा, क्योंकि 2 को हम अंडर रूट 4 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आप ऐसे फुल ऑन जितना लंबा करेंगे उतना, जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं मैं इसका। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 तो हो गया, आपको पता है कि अंडर रूट 2 ये 2 के ऊपर आएगा। अगर हमको अंडर रूट 5 निकालना है डायरेक्ट, या अंडर रूट 10 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए वही बताऊंगा अभी मैं आपको। ये आपका 0 है, आपको रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 10। क्या अंडर रूट 10 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 1। तो अंडर रूट 9 किसका रूट होता है, 3 का रूट होता है। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, यहाँ पे 3 हुआ। अगर देखो 3 प्लस 1 करेंगे तो आपका अंडर रूट, देखो 1 कितना लंबा है, इतना लंबा है। ठीक है, यहां से सीधा 0 को मिला देंगे, और यहां से सीधा ऐसे आर्क पकड़ के, 0 से आर्क पकड़ के हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये आर्क लगा देंगे, और जहां पे मीट करेगा वो हो जाएगा अंडर रूट 10। ये अंडर रूट 10 हो गया। ये आपका क्या है 3, और ये क्या है 1। आप देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अंडर रूट में 10 आ गया हाइपोटेनियस। इस तरह से हम अंडर रूट 10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ आपका 99% एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसी बेसिक से क्लियर हो गई है। आप खुद क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज 1.2 खोलेंगे, एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या बताया उन्होंने, क्या पूछा गया है उन्होंने, खुद देखिए।
एक्सरसाइज 1.2 में उन्होंने सिर्फ यही पूछा है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, आते ही क्लास में बताया कि ये 5th टाइप है रियल नंबर्स का। तो ये सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया √3, √2 दोनों को मैंने रिप्रेजेंट किया। √10 भी इर्रेशनल नंबर है, इसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे और नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, जो कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। ये आपकी स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स, ठीक है। मान लीजिए √ हम बात करते हैं 10 की, अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 √ के फॉर्म में तो नहीं है और m नेचुरल नंबर भी नहीं है। √10, √9 ही ले लीजिए, √10 लिया हमने, √10 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, पर क्या √10 नेचुरल नंबर है? नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 9 रखते हैं, यहाँ पे हम √9 रखते हैं, क्या √9 इज इक्वल टू 3 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है यार, बिल्कुल होता है। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं? नहीं, सारे रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 या सारे नेचुरल नंबर्स या सारे होल नंबर्स, वो इर्रेशनल नहीं होते, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है फॉल्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता जरूरी है, नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वैसे ही √5 का रिप्रेजेंटेशन उसने बोला है कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, मैंने आपको बता दिया, तरीका बताया, 2 तरीके बताए हैं, एक तो √1, √2, √3, √4, √5 ऐसे कंप्लीट करके करना, और एक ये देखिए 4 का 2 होता है, 5 का निकालना है, √5 निकालना है, तो 2 के ऊपर 1 mm ऊपर लंबा खींचेंगे और आर्क लगाएंगे तो आपका √5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.2 इसी के साथ खत्म होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमको रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी कन्वर्जन करते हैं। ओके, ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। इररेशनल नंबर को मतलब हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो आपके आ सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, जो आपको होमवर्क दिया है वो जरूर कीजिएगा। अगर इसमें से कुछ ना समझ आए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक आता है रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्या लिखा है, 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 3 तरह के डेसिमल आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसमें रिमाइंडर आपका वापस रिपीट होने लगे, पहले जो आ गया वो वापस रिपीट आ रहा है और फिर कुछ देर बाद वापस रिपीट आ रहा है, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ये तीनों में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10/3। मतलब
10 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। फर्स्ट इसका एग्जांपल नंबर 5 का फर्स्ट, तो 3 3 ज़ा 9, 1 डेसिमल 0, 3 3 ज़ा 9। वापस से रिमाइंडर रिपीट हुआ, ये और ये रिपीट हो गया, मतलब 3.3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड टाइप करते हैं, सेकंड क्वेश्चन 7/8। ओके, तो 7 को डिवाइड करेंगे अगर 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, डेसिमल लग जाएगा, 7 छोटा है तो 8 8 सा 64, देन 60, 8 7 सा 56, देन 40, 8 5 सा 40। आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने पे मैंने क्या बोला था आपको? रिमाइंडर 0 आने पे होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपके 2 टाइप कवर हो गए। अब तीसरे टाइप का बाकी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो इसमें कवर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप देखिए आप, 1/7, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, 0 डेसिमल, तो यहां पे 0 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7। रुकिए, इसको हम पास कर लेता हूं, व्यू से बाहर ना जाए। 0.1, 7 1 ज़ा 7, देन यहाँ पे आ जाएगा 3 0, 7 4 ज़ा 28, 20, 7 2 ज़ा 14, 60, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 35, then 5 0, 7 7 ज़ा 49। वापस रिपीट हो गया रिमाइंडर, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 आ गया, और इसके बाद ये आ जाएगा बार। क्या आपको समझ आ गया? ये थर्ड टाइप कौन सा था? थर्ड टाइप आपका था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं? मैंने आपको बता रहा हूं कि 3 कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, और तीसरा अभी तक आया नहीं है। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये 3 कंडीशन में ये दोनों कंडीशन जो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये होते हैं रैशनल की कंडीशन, और इररेशनल की कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, एग्जाम्पल आपकी ये रही 0.1001001000 एंड सो ऑन। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि ये एक इररेशनल नंबर है। इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये कंडीशन होती है इररेशनल नंबर की। ये कंडीशन होती है इररेशनल नंबर्स की। ठीक है, मेरे को लगता है यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आगे हम इसके करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमको फाइंड आउट करना रहेगा कि कैसे हम डेसिमल प्लेस वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का पहला ही क्वेश्चन ये है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये तीनों टाइप आपको वहां पे बताने पड़ेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का घर के लिए होमवर्क है, वो आप करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वो करके। आपको पहले से पता होता तो करने में मजा बहुत आता है। आप खुद मैथ सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन मतलब अगर मेथड पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं एग्जाम्स में। मैं एक्सरसाइज 1.3 खोल रहा हूं आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हाँ, मैंने जैसे कि बताया था पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज। जो मैंने आपको 3 टाइप बताए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये 3 टाइप के ही डेसिमल्स होते हैं और ये तीनों टाइप आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताना है कि कौन सा डेसिमल इसमें है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है। 1/7 की वैल्यू उन्होंने दी है, जो कि मैंने अभी भी आपके सामने फाइंड आउट भी की थी। उन्होंने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 की वैल्यू पूछी है। 7/7 आई थिंक नहीं, 6/7 तक की वैल्यू पूछी है। अगर 1/7 की वैल्यू दी हुई है, आप 1/7 उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 2/7 लिखा हुआ है, क्या आप 2/7 को लिख सकते हैं 2 into 1/7? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में आप सारी टर्म्स को ऐसे निकाल लेंगे। 3/7 को 3 into 1/7 लिखेंगे, 1/7 की वैल्यू दी है, उसको सीधा 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन भी आपको कराने की जरूरत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का और पक्का एग्जाम में आता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 0.6 के ऊपर बार। इसको हमें लिखना है P/Q के फॉर्म में, राइट इन P/Q फॉर्म। ओके, सॉरी, P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ गए तो आप इजीली बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स है, क्योंकि हमको वो सारी टर्म्स निकाल देनी है, निकाल के फेंक देनी है भाई, कि तुम यहां से जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट, मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, क्या इसमें कुछ गलत किया हमने? मान लिया कि x की वैल्यू 0.6 के बार है। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को बाय 10। कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? एक ही नंबर है और उसके ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनफ है, इतने से हो जाएगा। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10x इक्वल टू 0.6 बार को लिख सकते हैं हम 0.6 के ऊपर बार। 6 को बार से बाहर निकाल दिया हमने, बस इतना सा किया, क्योंकि 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार हो तो 0.6666 एंड सो ऑन, बहुत आगे तक जाएगा, पता नहीं कहां तक जा रहा है। तो हमने एक 6 बाहर निकाल दिया। अब ये 10 यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो 10 यहां पे भी करेंगे,
जाहिर सी बात है 10 यहाँ पे करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10x इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 6.6 की बार, और इसको हम इक्वेशन नंबर ले लेंगे सेकंड। सॉरी, अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस इतना सॉल्व कर लिया बहुत है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन बड़ी है, इसको ऊपर लिख लेंगे 6.6 की बार, और फर्स्ट इक्वेशन छोटी है, इसको नीचे लिख लेंगे 0.6 की बार, माइनस साइन लगा दिया, 6 की बार डेसिमल के बाद है तो ये 0 आ गया, माइनस हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10x में से x गया तो यहाँ आ गया 9x। ठीक है, 9x इक्वल टू 6 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है, 2/3 इज योर आंसर। आप 0.6 बार को 2/3 भी लिख सकते हैं, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 2 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा दिया। अब देखिए सेकंड और थर्ड में से एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड कराता हूँ, थर्ड आपको खुद करना है। मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हो उतने से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन में। तो हम आपको करा रहे हैं अभी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, जो कि है 0.4 एंड 7 के ऊपर बार। अब देखिए 4 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 7 के ऊपर बार है। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से करेंगे 100 से करेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए कि 10 से करेंगे या 100 से करेंगे। चलो देखते हैं सॉल्व करके किससे करेंगे। ये इसका है सॉल्यूशन। देखिए फिर से मानेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार। ओके, बहुत ही आसान है, 0.47 बार। ओके, अब देखिए x की वैल्यू मान ली तो मल्टीप्लाई कीजिए, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ओके, पहले देखिए, अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत मानिए, पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अब हमारा 0 के बाद बार वाला साइन नहीं है, हमारा 4 के बाद बार वाला साइन है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, 10x इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। मानते हो ये बनता है, बिल्कुल बन रहा है। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी तक मानी नहीं है, इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमारा आसान हो गया, डेसिमल के बाद 7 के ऊपर बार है। अब वापस से मल्टीप्लाई करो इसको 10 से, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 10, ये आ गया आपका 100x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, बड़ी वाली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, 100x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, छोटी इक्वेशन नीचे लिखेंगे 4.7 बार, माइनस कर दो, 7 बार खत्म, 47 में से 4 गया तो कितना आया 43.0 इज इक्वल टू 100 में से 10 गया कितना आया 90x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ लगा? सिर्फ थोड़ा सा फर्क था, यहाँ पे हमको पॉइंट के बाद सीधा ही बार वाली रेपिटेटिव वर्ड मिल गया,
टर्म मिल गई, लेकिन यहाँ पे हमको 4 रेपिटेटिव नहीं मिला है, तो 4 के बाद 7 था, उसको हमने डेसिमल के बाद रेपिटेशन वाली टर्म बनाई है, ठीक है। तो यही फर्क था इन दोनों क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आते हैं क्वेश्चंस। अब आपको थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अभी हम क्लास स्टॉप करते हैं, अब कंटिन्यू कल करेंगे। आपकी लगभग थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, सेकंड एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो चुकी है। आपने बस और बस कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको कल का टॉपिक बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम डेसिमल के बाद नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। इसको हम मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, नंबर लाइन की मैग्निफिकेशन। ये हम टॉपिक कल पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइंस पढ़ेंगे, नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद 1.3 के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ये भी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। इसके बाद आपका रैशनलाइजेशन आ जाता है, हाँ, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। इसके बाद रैशनलाइजेशन आ जाती है कि अगर अंडर रूट डेनोमिनेटर में हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हम मतलब इजीली आपको समझाएंगे जो जिससे कि आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। अभी भी अगर कुछ नहीं समझ आया हो, आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाएं और हमें क्वेश्चंस भेजें ताकि हम आपकी हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जल्द ही आपके लिए साइंस की क्लासेस भी अरेंज कर दी जाएंगी, साइंस की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं, ओके बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम।